आफत है भगवान। ऐसा लग रहा है जैसे सूरज मेरे सिर पर बैठ गया हो और पूरे गांव को जलाने की कसम खाकर ही आसमान में टिका है। और अगर कुछ ठंडी छांव जैसी चीज है इस गांव में तो वो होगा मेरा नारियल ठेला। और ठेला नहीं है तो क्या, मेरी भाभी का पुराना टेबल पड़ा है, उस पर कपड़ा डाल देंगे, शुरुआत तो करनी है। और सुन, तेरा नाम रखेंगे शुद्ध ठंडा नारियल केंद्र। कूल लगेगा ना? गर्म हवा चल रही है। ये कोई मामूली नारियल नहीं है, ये वो नारियल है जो मैंने थार रेगिस्तान से ऊंट पर लाद के लाया है। इतना ठंडा कि एक घूंट पीते ही लगेगा जैसे पंखा पेट के अंदर घूमने लगा हो। एक ग्राहक ठेला गाड़ी के पास रुकता है। भाई साहब, ये नारियल कितने के हैं? और इनमें ठंडक है या यूं ही नाम बड़ा दर्शन छोटा टाइप है? अरे भैया, ये 100 रुपए का है। लेकिन सुनिए, ये नारियल वही है जो महाराजाओं के लिए भेजे जाते थे। सूरज आग बरसा रहा है, हवा चलना भी जैसे बंद हो चुकी है। कहेंगे आइए लाइन में मत लगिए, सीधा स्वाद लीजिए। तू कहे तो एक दिन रात को उसके ठेले पर जाकर 2-4 सड़े नारियल रखाते हैं और अगली सुबह जाकर चिल्लाते हैं कि देखो देखो, मानव सड़ा हुआ माल बेचता है। एक एक स्थान, मिट्टी का छोटा सा घर, छप्पर से झांकती गर्म हवाएं, अंदर बैठा सामने उसकी मां सुदेवी और पिता कमरे में एक सन्नाटा है। भूख और चिंता दोनों बोलने से ज्यादा भारी हैं। मानव बेटा, मैं जानती हूं कि 2 दिन से तू बिना ढंग से खाए ऐसे ही बैठा है, लेकिन आज तो घर में वो मुट्ठी भर चावल भी नहीं है जो कल हमने उबालकर नमक के साथ खा लिया था। और जब चूल्हा बुझ जाए तो मां का कलेजा भी राख हो जाता है। देखो बेटा, मैं हर कोने में जा चुका हूं, खेत में अब कुछ बचा नहीं, और मजदूरी के लिए जो लोग जाते थे उन्हें भी अब पेट भरने लायक काम नहीं मिल रहा। लेकिन अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि मैं अब उस हालत में नहीं कि हर दिन सूरज के नीचे दौड़ पाऊं। बाबूजी, अम्मा, मैं समझता हूं कि इस गर्मी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा भारी लग रही है तो वो ये खाली पेट और खाली आंखें हैं। लेकिन जब घर में उम्मीद रखने वाला कोई ना बचे तो बेटा ही उस उम्मीद को उठाता है, और मैं अब कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मानव, तू मुंह उठाकर आसमान की तरफ देखने वाला लड़का नहीं है। तू बचपन से जानता है कि मिट्टी से उठने वाला ही असली आदमी होता है। और अगर तुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का, तो जा और खुद से काम मांग, चाहे वो खेत में हो या गांव के बड़े लोगों के दरवाजे पर। मुझे आज भी याद है जब मुखिया तेज प्रताप ने तेरे बारे में कहा था कि ये लड़का थोड़ा डीला है, बस हंसी मजाक में वक्त बर्बाद करता है। लेकिन अब अगर तू सीधा जाकर उनके सामने खड़ा होगा और कुछ काम मांगेगा तो शायद उन्हें भी लगे कि तू अब बदल चुका है। बाबूजी, अगर आपके कहने से मुखिया जी के सामने जाना ही पड़े तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वहां से इज्जत से ज्यादा ताने मिलेंगे, क्योंकि गरीब की मेहनत से पहले उसके कपड़े देखे जाते हैं। लेकिन मैं अब वो सुनने को भी तैयार हूं। बस एक बात याद रखना बेटा, काम छोटा हो या बड़ा, तेरा सिर झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब पेट की भूख इज्जत को निगल जाती है तब आदमी इंसान नहीं रह जाता, सिर्फ एक जीव बन जाता है। और मैं चाहती हूं कि तू इंसान बना रहे, चाहे हालात जैसे भी हों। अम्मा, आज जब सूरज सिर के ऊपर है और धूप घर के अंदर तक झुलसाने लगी है, तो मुझे यह भी लग रहा है कि वक्त अब मुझे धकेल रहा है। और शायद ये अच्छा ही है, क्योंकि जो आदमी अपने घर से निकले बिना बड़ा बनने के सपने देखता है वो सिर्फ सपने में ही जीता है। आज बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे हवा ने सांस लेना छोड़ दिया हो। ये गर्मी अब सिर्फ सूरज की नहीं रही, जैसे पूरा गांव ही आग में तब्दील हो चुका है। और जब पसीने की जगह आंसू सूख जाएं, तब समझ लेना कि इस मौसम ने इंसान से उसका सब्र भी छीन लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार धूप देखी है बेटा, लेकिन जो लू इस साल चल रही है वो बदन से ज्यादा आत्मा को जलाती है। खेत सूखे हैं, कुएं आधे खाली हैं, और गांव के लोग तो अब घरों में ऐसे छिपे बैठे हैं जैसे बाहर कोई भूकंप आया हो, पर भूकंप नहीं, भूख आई है। बाबूजी, जब मैं आज दोपहर बाहर निकला था तो मेरी चप्पल की रबर भी गर्मी से पिघलने लगी थी। सड़क की मिट्टी जैसे तपकर तवे जैसी लग रही थी, और आसमान से कोई बादल नहीं बल्कि आग की चादर उतरती महसूस हो रही थी। फिर भी लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं। तू छोटा नहीं रहा अब मानव, लेकिन जिस तरह तू बिना टोपी या गमछा लिए बाहर जाता है वो देख के मेरा कलेजा कांप जाता है, क्योंकि इस गर्मी में सिर पर सूरज सीधे पड़ जाए तो आदमी सोचने की ताकत भी खो देता है। और एक गरीब के पास तो वैसे भी कुछ बचा नहीं होता। हमारे गांव में बिजली दिन में तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन अब तो रात में भी गर्मी ऐसी लगती है जैसे दीवारें भी अंगारे छोड़ रही हों। पंखा तो चलता नहीं, और छत से टपकते पसीने के बीच सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि अगली सुबह कुछ खाना मिलेगा या नहीं। अम्मा, बाबूजी, मुझे लगता है कि यह गर्मी कोई सजा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है, और अगर मैंने इसे सह लिया तो शायद मेरी मेहनत इस तपती हुई जमीन पर कुछ ऐसा बीज बो दे जो एक दिन पेड़ बनेगा।
और उसके नीचे हम तीनों चैन से बैठकर सांस ले सकेंगे। मानव आता है माथे से पसीना पोंछते हुए, लेकिन आंखों में झिझक नहीं। मुखिया जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि अब घर में ऐसा कोई सहारा नहीं बचा जो 2 वक्त की रोटी जुटा सके। और मुझे लगता है कि अगर गांव का सबसे बड़ा आदमी कोई राह दिखाए तो शायद एक गरीब लड़का भी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है। तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे दोपहर की गर्मी ने तेरे जिस्म से जान ही निकाल दी हो, और तू कह रहा है तू काम करेगा। अरे, इस धूप में तो मजदूर भी छांव तलाशते हैं, और तू तो वो है जो बिना पसीना बहाए सपने देखता फिरता है। तेरे बस की बात नहीं ये सब। मैं मानता हूं कि अभी मेरी कदकाठी से कोई ताकत नहीं झलकती, लेकिन जब पेट खाली हो और मां बाप की आंखों में उम्मीद दिखाई देती हो, तब एक लड़का वो काम भी कर जाता है जो उसके कद से बड़ा हो। और अब मैं सिर्फ बातों में नहीं, हाथों से जवाब देना चाहता हूं। तू जैसे लड़के गांव में दिन भर छांव ढूंढते फिरते हैं, कभी नीम के नीचे बैठ के हंसी ठिठोली, तो कभी चौपाल पर राजनीति की चर्चा, और फिर जब घर वाले डांटते हैं तो काम मांगने चले आते हैं। लेकिन बेटा, ये पंचायत कोई स्कूल नहीं है जहां हर नालायक को मौका दिया जाए। अगर आपने पहले से ही मान लिया कि मैं नालायक हूं, तो शायद ये गांव भी वैसा ही हो गया है जहां मेहनत से ज्यादा चेहरों की कीमत है। लेकिन मैं वो चेहरा नहीं जो चमकता है, मैं वो हाथ हूं जो जलता है। और अब मुझे जलने से डर नहीं लगता, बस खाली बर्तन खटकते हैं। तेरे जैसे लड़कों को काम दे दिया जाए तो अगले ही दिन वो कहेंगे हमें पंखा दो, छांव दो, और फिर कहेंगे तनख्वाह बढ़ाओ। और फिर जब धूप की पहली लपट गिरेगी तो तू खुद ही भाग जाएगा, ये कहकर कि मुखिया जी, ये काम मेरे बस का नहीं था, तो क्यों बर्बादी करूं तुझे रख के। अगर आपने आज मुझे मौका नहीं दिया तो ये मेरी हार नहीं होगी, बल्कि इस पंचायत की सोच की हार होगी, जो एक भूखे लड़के की मेहनत को उसकी मजबूरी समझ बैठी। लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि चाहे आप रोकें या ना रोकें, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, इसी तपती जमीन पर। वहां मानव अपने पुराने दोस्त राजेश से मिलने आता है, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में जिद अब भी कायम। अरे ओ मानव, कसम से जब तुझे धूप में ऐसे झुलसा हुआ देखा तो लगा जैसे दोपहर की रोटी किसी तंदूर में सेंक के आई हो। क्या मुखिया जी ने काम के बदले ताने का ठेका दे दिया क्या? भाई, ताने तो ऐसे फेंके जैसे मैं काम मांगने नहीं, भीख लेने गया था। बोले ये तेरे बस की बात नहीं, तू तो छांव में बैठने वाला लड़का है। और मैं सोचता रहा कि क्या गरीबी में आदमी सिर्फ सवालों का जवाब बनकर रह जाए। अबे छोड़, तू तो खुद ही सवाल बना फिर रहा है। लेकिन चल बैठ, सोचते हैं कि क्या किया जाए। देखो ना, ये धूप ऐसी है कि गिलास में पानी डालो तो वो भी उबलने लगे। अब इसमें धंधा करना है तो ऐसा जो इस गर्मी से ही लड़ सके। बिल्कुल भाई, अब छांव ढूंढते फिरने से अच्छा है ऐसी चीज बेचें जो इस लू में लोगों को राहत दे। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी चीज। सोच सोच के तो मेरे दिमाग की बत्ती भी पिघलने लगी है। अब ए सुन, गर्मी में सबसे पहले किसकी याद आती है? पानी की। और ठंडे पानी से भी बढ़कर अगर कुछ बिकता है तो वो है नारियल पानी। भाई, इस धूप में नारियल सामने आ जाए तो इंसान अपनी सांस को भी भूल जाता है। अरे हां, नारियल पानी। इतना सीधा और दिमाग के सामने होते हुए भी ख्याल नहीं आया। और तूने सही कहा, लू में लोग छांव नहीं, नारियल मांगते हैं। क्योंकि छांव तो 4 आदमी से लड़कर लेनी पड़ती है, लेकिन नारियल पैसे देकर तुरंत मिल जाता है। देखो भैया, एक नारियल 100 रुपये का, और अगर दिन भर में 10 भी बिक गए तो सीधे 1,000 हाथ में, बिना किसी मालिक के ताने, बिना खेत में झुकने की मजबूरी। और सबसे बड़ी बात, गर्मी से लड़ते हुए लोगों को राहत भी देंगे और नाम भी कमाएंगे। और हां, लोगों को जब पूछेंगे भाई साहब नारियल लेंगे, तो जवाब मिलेगा भाई जान बचा ली। ये धंधा नहीं, समाज सेवा हो जाएगी। और अगर कुछ ठंडी छांव जैसी चीज है इस गांव में, तो वो होगा मेरा नारियल ठेला। तो फिर तय समझो, कल ही बाजार से 10 नारियल लाते हैं। और ठेला नहीं है तो क्या, मेरी भाभी का पुराना टेबल पड़ा है, उस पर कपड़ा डाल देंगे, शुरुआत तो करनी है। और सुन, तेरा नाम रखेंगे शुद्ध ठंडा नारियल केंद्र। कूल लगेगा ना? भाई, नाम चाहे जो हो, पर अब ठेले पर सिर्फ नारियल नहीं, मेरी उम्मीदें बिकेंगी। और जब लोग बोलेंगे भैया एक ठंडा देना, तो मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ पानी नहीं, अपने घर की भूख मिटा रहा हूं।
गर्म हवा चल रही है, इंसान कम, पसीना ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसी बीच धूल उड़ाती हुई एक पुरानी लकड़ी की ठेला गाड़ी धीरे धीरे बीच बाजार में रुकती है। उस पर रखा है 10 हरे भरे नारियल। आइए भैया जी, आइए। ये कोई मामूली नारियल नहीं है। ये वो नारियल है जो मैंने थार रेगिस्तान से ऊंट पर लाद के लाया है। इतना ठंडा कि एक घूंट पीते ही लगेगा जैसे पंखा पेट के अंदर घूमने लगा हो। एक ग्राहक ठेला गाड़ी के पास रुकता है। भाई साहब, ये नारियल कितने के हैं? और इनमें ठंडक है या यूं ही नाम बड़ा दर्शन छोटा टाइप है? अरे भैया, ये 100 रुपए का है। लेकिन सुनिए, ये नारियल वही है जो महाराजाओं के लिए भेजे जाते थे। इनमें ऐसी ताकत है कि एक बार पी लीजिए, फिर चाहे धूप हो या दुख, सब निकल जाएगा शरीर से जैसे धुएं में उड़ता दर्द। अच्छा, महाराजाओं वाला नारियल, और वो भी इसी ठेले से बेचा जा रहा है। मुस्कुराकर, भैया, नारियल का असली ठिकाना उसका स्वाद है, ना कि उसकी दुकान। और ये जो मैं बेच रहा हूं, ये कोई बाजार से उठाया हुआ नहीं है, सीधा उस बागान से आया है जहां पेड़ों को रात में संगीत सुनाया जाता है ताकि नारियल मीठे हों। ग्राहक हंसता है, लेकिन अब दिलचस्पी ले रहा है। ग्राहक, और अगर मैं पीने के बाद कह दूं कि मीठा नहीं है तो? मानव, तो भैया, फिर मैं कहूंगा कि आपकी जुबान गर्मी से जल गई है, मिठास महसूस करने की ताकत ही नहीं बची। लेकिन आप जैसे समझदार आदमी की पहचान यही है कि गर्मी में सबसे समझदार वही होता है जो सबसे पहले नारियल खरीदता है। ग्राहक मुस्कुराता है, 100 का नोट निकालता है और नारियल ले लेता है। इसे पीते ही आप अपने बचपन की छांव में लौट जाएंगे, और यकीन मानिए, पीने के बाद आपकी बीवी भी आपको थोड़ी देर तक परेशान नहीं करेगी। ग्राहक पीता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अम्मा, बाबूजी, आज जो हुआ है ना, वो सुनकर आपके पसीने नहीं, आंखों के आंसू बह जाएंगे। लेकिन डरिए मत, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के होंगे, क्योंकि आज पहली बार मैंने जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जिससे आप दोनों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। चौंकते हुए, अरे ओ भगवान, ऐसे बोलता है जैसे आज ही मुख्यमंत्री बन गया हो। पहले ये बता, तूने खाना खाया या नहीं? और ये जेब में क्या खनखनाहट है? लगता है कुछ बड़ा किया है तूने। देखिए अम्मा, ये जो नोट है ना, ये कोई सपना नहीं है। ये हैं 10,000 रुपए, और यकीन मानिए, मैंने किसी से उधार नहीं लिया। ये सब मेरी मेहनत से कमाया है आज। मानव, तू मजाक तो नहीं कर रहा? एक दिन में 100 नारियल, और वो भी इस गर्मी में जहां लोग खुद को बचाने की सोचते हैं। तूने धंधा खड़ा कर दिया। बेटा, तेरा बाप आज पहली बार खुद को किसी लायक महसूस कर रहा है। बेटा, जब तू सुबह गया था ना, तो मेरे दिल में एक डर था कि तू कहीं औरों की तरह हिम्मत हार के वापस ना आ जाए। लेकिन आज तू ये जो 10,000 लेकर आया है, इससे ज्यादा कीमती तेरी वो हिम्मत है जो तू इस आग जैसी दोपहरी में लेकर गया था। अम्मा, बाबूजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं रोज 200 नहीं, 200 नारियल बेचूंगा, और फिर एक दिन अपनी खुद की गाड़ी खरीदूंगा। उस पर बोर्ड लगाऊंगा, मानव नारियल सेंटर। और फिर कोई गरीब लड़का अगर काम मांगेगा तो उसे नौकरी मैं दूंगा। तो फिर बेटा, अब तुझे अकेला नहीं जाना पड़ेगा। कल से मैं भी तेरे साथ चलूंगा, तेरे लिए छांव करूंगा, और लोगों को बोलूंगा कि ये जो नारियल है ना, ये उस लड़के का है जिसने गरीबी से नहीं, गर्मी से लड़कर दुकान लगाई है। और मैं तेरे लिए हर दिन खाने में कुछ खास बनाऊंगी, ताकि तू पेट से नहीं, दिल से काम करे। तो फिर तय रहा, अब ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, सपनों की फैक्ट्री बनेगा। और हम तीनों उसमें मजदूर नहीं, मालिक होंगे। मेहनत के, भरोसे के, और उस ठंडक के जो नारियल के पानी से नहीं, दिल से निकलती है। नारियल पीजिए, गर्मी भगाइए। ये कोई नारियल नहीं, ये है गांव की गर्मी का इलाज। पीने के बाद लोग आपको ठंडे आदमी कहेंगे। आइए, लाइन में मत लगिए, सीधा स्वाद लीजिए। देखा, ये मानव भी किस्मत का धनी निकला रे। अभी तक जो लड़का लोगों के दरवाजे पर खड़ा होकर काम मांगता था, अब उसी के ठेले पर गांव भर की भीड़ लगी रहती है, और लोग ऐसे प्यासे जैसे उसका नारियल नहीं, अमृत हो कोई। देख के खून खौल उठता है यार। बिल्कुल बिपिन, तुझे क्या बताऊं, मेरे भतीजे ने बताया कि कल अकेले दिन में 10,000 की कमाई की है उसने, और सब लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं जैसे कोई परमहंस बन गया हो।
और हम जैसे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूछने वाला तक कोई नहीं। अबे हम लोगों को तो जैसे गांव ने भुला ही दिया है, लेकिन ये लड़का अपनी दो चार बातों और ठंडे पानी से सबका दिल जीत गया। और ऊपर से देख उसकी हिम्मत, मुखिया को भी अब साहब नहीं कहता, सीधे नाम लेता है। लगता है जैसे अब गांव का राजा वही बन बैठा है। सीधी बात है, अगर हम पंचायत या तहसील में जाएंगे तो वहां सबको मानव की ईमानदारी और मेहनत का ही ख्याल आएगा, कोई हमारी नहीं सुनेगा। इसलिए हमें सीधे साधे तरीके से नहीं, थोड़े टेढ़े और अजीब तरीकों से उसका ठेला बंद करवाने की स्कीम सोचना चाहिए। वो भी ऐसी कि सामने वाले को भनक भी न लगे। तू कहे तो एक दिन रात को उसके ठेले पर जाकर दो चार सड़े नारियल रखाते हैं और अगली सुबह जाकर चिल्लाते हैं कि देखो देखो, मानव सड़ा हुआ माल बेचता है, लोग बीमार हो रहे हैं। फिर पंचायत खुद ही आकर उस पर कार्रवाई करेगी। तू देखना कैसे खेल पलट जाएगा। या फिर सोच, किसी ओझा तांत्रिक को ले आएं और उसके ठेले के सामने कुछ नींबू मिर्च, काला धागा और राख बिखेर दें। फिर फैलाएं कि उसका नारियल पानी शुद्ध नहीं, उसमें तंत्र मंत्र मिला होता है। और यही वजह है कि लोग बार बार वहां खींचे चले आते हैं, जैसे कोई जादू कर दिया हो। और अगर वो भी ना चले तो एक दिन खुद को ग्राहक बनाकर जाए और वहां जाकर नाटक करें कि नारियल पीते ही पेट में दर्द हुआ। फिर दो चार लोग और भेजें जो कहें कि हमें उल्टी आ गई, हम बीमार हो गए, और फिर मिलकर हल्ला मचा दें, मानव जहर बेच रहा है। सुन, एक और आइडिया है। एक दिन हम तीन चार नशेड़ी लड़कों को भेजें जो उसके ठेले के पास हंगामा करें, गाली गलौज करें, और फिर वीडियो बनाकर पंचायत में दिखाएं कि उसके ठेले की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है और लड़कियां वहां से गुजरने में डरती हैं। तेज दोपहर का समय है, सूरज आग बरसा रहा है, हवा चलना भी जैसे बंद हो चुकी है, गांव की गलियां वीरान हैं। ऐसे ही वक्त में तेज प्रताप अपने घर से बाहर निकलता है, लेकिन भीषण गर्मी उसे कुछ ही कदम चलने के बाद बुरी तरह जकड़ लेती है। ये क्या आफत है भगवान! ऐसा लग रहा है जैसे सूरज मेरे सिर पर बैठ गया हो और पूरे गांव को जलाने की कसम खाकर ही आसमान में टिका है। सांस लेना भी भारी हो रहा है। ये गर्मी हर साल पहले से ज्यादा जानलेवा क्यों लगती है? विक्रम, तू तो हमेशा गांव के हर नुक्कड़ की खबर रखता है। जरा ये बता कि इस आग उगलती दोपहरी में ऐसा क्या है जो इंसान को थोड़ी देर सुकून दे सके, क्योंकि अब तो मेरा गला भी सूखने लगा है और शरीर जवाब देने लगा है। विक्रम धीरे से मुस्कुराते हुए, सरकार, अगर आप सच में राहत चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अब दवाओं या छांव की बात मत करिए, क्योंकि आजकल गांव में सिर्फ एक ही चीज है जो लोगों को गर्मी से सुकून दे रही है, और वो है मानव का नारियल वाला ठेला जो चौक पर लगता है। मानव, वही लड़का जिसे मैंने काम देने से मना कर दिया था क्योंकि उसे कोई तमीज नहीं थी और जिसे मैं एकदम नाकाबिल समझता था। अब तू ये कह रहा है कि पूरे गांव की गर्मी से राहत उसी के नारियल से मिल रही है? जी हां सरकार, गांव में अब लोग छांव से ज्यादा मानव के ठेले पर जा रहे हैं, क्योंकि उसका नारियल सिर्फ गला नहीं तर करता, मन को भी ताजगी देता है। लोग कहते हैं कि उसका पानी पीते ही सूरज की गर्मी भी थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। तेज प्रताप थोड़ा सोचते हुए, ये कैसी विडंबना है विक्रम! जिस लड़के को मैंने धूप में काम करने लायक नहीं समझा, आज वही लड़का गांव भर की धूप का इलाज बन गया है और मैं खुद उसी के पास जाने की सोच रहा हूं। ये समय भी क्या क्या दिखा देता है। सरकार, कभी कभी जिन लोगों को हम कमजोर समझते हैं, वही वक्त आने पर हमारी सबसे बड़ी राहत बन जाते हैं। इस गर्मी का कोई दूसरा इलाज नहीं है, और अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको उसके ठेले तक ले चलूं। ठीक है क्या विक्रम, चलो उसी के पास। अब मैं सिर्फ सुकून नहीं चाहता, मैं उस लड़के की आंखों में देखना चाहता हूं कि कैसे वो इस आग की तपिश में खड़ा होकर लोगों को राहत दे रहा है। शायद वहां मुझे अपनी गलती का जवाब भी मिल जाए। दोनों तेजी से मानव के ठेले की ओर बढ़ते हैं। तेज प्रताप चिलचिलाती गर्मी में थककर मानव के नारियल ठेले तक पहुंचता है। उसका चेहरा पसीने और थकावट से भारी है। वह मानव की ओर देखता है। कुछ कहने से पहले ही उसकी आंखें झुक जाती हैं। मानव, शायद तुझे वो दिन आज भी याद होगा जब तू मेरे दरवाजे पर काम मांगने आया था और मैंने तुझे सिर्फ इसलिए लौटा दिया था क्योंकि तेरी जेब खाली थी और तेरे पास कोई रुतबा नहीं था। लेकिन आज मैं खुद उस गलती के बोझ से झुका खड़ा हूं। तेज प्रताप जी, मैं उस दिन को भूला नहीं, लेकिन मैंने कभी उसे अपने अंदर जहर की तरह नहीं पाला, क्योंकि मुझे पता था
कि एक दिन मेरी मेहनत ही मेरी आवाज बनेगी और आप जैसे लोग उस आवाज को अनसुना नहीं कर पाएंगे, चाहे वो नारियल के ठेले से ही क्यों ना उठे। अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं एक नारियल पी सकता हूं? सच कहूं तो आज मेरे पास शब्द नहीं है। सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद ये ठंडा पानी मेरे अंदर की उस तपती हुई शर्म को थोड़ा शांत कर दे, जो अब लगातार मुझे भीतर से जला रही है। तेज प्रताप जी, ये ठेला सिर्फ कारोबार नहीं है। ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए एक विश्वास है कि अगर कोई भी इंसान खुद पर यकीन रखे तो वो दूसरों के तिरस्कार को भी अपनी ताकत बना सकता है। और आज मैं आपको वो यकीन एक नारियल के रूप में दे रहा हूं। मानव नारियल काटकर तेज प्रताप को देता है। तेज प्रताप धीरे धीरे नारियल पीता है, जैसे हर घूंट के साथ उसकी आत्मा कोई पुराना बोझ छोड़ रही हो। कुछ पल चुप्पी के बाद तेज प्रताप की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तू नहीं जानता मानव, ये पानी मुझे सिर्फ गर्मी से राहत नहीं दे रहा, ये तो जैसे मेरी आत्मा को धीरज दे रहा है। और हर घूंट मुझे वो सब याद दिला रहा है जो मैंने तेरे जैसे मेहनती लड़कों के साथ गलत किया। मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। गलती करना इंसान का स्वभाव होता है तेज प्रताप जी, लेकिन अपनी गलती को समझकर उसका पश्चाताप करना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। और आज जब आप मेरे सामने खड़े होकर यह कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और सुनने की जरूरत है। तेरी यही सोच तुझे हम सबसे अलग बनाती है मानव। तूने तो कभी गुस्से में आया नहीं बदला लिया, बस अपने काम पर ध्यान दिया। और आज वो ठेला जो मैंने कभी मजाक समझा था, वही मुझे यह सिखा गया कि सम्मान पैसा नहीं, नीयत कमाती है। अगर हर आदमी आपकी तरह सोचने लगे तो ये गांव बहुत बदल सकता है तेज प्रताप जी, क्योंकि बदलाव सिर्फ नारियल बेचने से नहीं होता। बदलाव तब होता है जब लोग एक दूसरे की मेहनत को समझें और एक दूसरे का साथ देने लगे, बिना किसी भेदभाव के। तू चाहता तो आज मुझे जवाब देता, ताने मारता, लेकिन तूने वही दिया जो तेरे पास है, सुकून, पानी और इज्जत। मुझे आज यकीन हो गया है कि असली नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठा हो, बल्कि वो है जो वक्त आने पर खुद को भी बदल सके। मैं चला जाऊं उससे पहले बस एक बात कह दूं, मानव, आज तूने मुझे पानी से नहीं अपनी सोच से जीत लिया। और मैं अब सिर्फ गांव का मुखिया नहीं रहूंगा। मैं तेरे साथ खड़ा होकर हर उस इंसान को मौका दूंगा जिसे पहले मैंने ठुकराया था। अगर आप दिल से कह रहे हैं तो फिर गांव को अब नई दिशा मिलेगी तेज प्रताप जी। और मैं आपके साथ हर उस कदम पर चलने को तैयार हूं जहां मेहनत की इज्जत हो और हर पसीना इज्जत की चादर ओढ़ सके। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक छोटी सी मुस्कान साझा करते हैं।